आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देहरादून में बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अगले 6 महीने तक के कार्यक्रम तय कर लिए हैं, जिसमें कई केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम उत्तराखंड में होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि राज्य में 4.5 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है और साथ ही इन सालों में बीजेपी सरकार ने विकास के कई काम किए हैं। उन्हीं कामों को लेकर फिर से आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। निश्चित रूप से जो हम सारी संगठनात्मक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं और जो हम हमेशा चुनाव के समय प्रत्येक विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति करते हैं, उसके बारे में विचार किया गया है। और जो भी कुछ चुनाव को जीतने के लिए संगठनात्मक रूप से आवश्यक होता है, उन सारी व्यवस्थाओं को जुटाने का काम, उन सारी व्यवस्थाओं को बनाने का काम हम करने वाले हैं। हम इस बार उत्तराखंड के विधानसभा के 2022 के चुनाव में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के इरादे से उतरने वाले हैं। तो वहीं देहरादून में केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से वर्चुअल बैठक की, जिसमें किसान बीमा योजना के लाभ को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं बीमा योजना का प्रसार करने वाला वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में बारिश और जंगली जानवरों की वजह से पहाड़ के किसानों को काफी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करने के लिए किसान बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारत सरकार 90-10 के रेशियो से इसमें मदद करती है फसल बीमा योजना के लिए, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर हिमालयन स्टेट्स से हमको 50-50% के हिसाब से ही पैसा मिलता है। इनफैक्ट ये है कि 49% भारत सरकार का, 49% स्टेट गवर्नमेंट का और 2% किसान का शेयर इसमें होता है, जिससे उसको बीमा कर दी जाती है। लेकिन तो वहीं देहरादून के प्रेमनगर के रांगड़वाला में 5 साल की बच्ची का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल बीते दिनों एक युवक ने बच्ची का अपहरण किया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने मासूम के शव को बरामद किया है और आरोपी की गिरफ्तारी कर पूछताछ की गई है, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म जो है वो कबूल लिया है। दो दिन पहले की जो मिसिंग थी हमारी, तो उसमें अभी एक संदिग्ध को हमने पकड़ा था। उसने अपनी बताया कि उसने उसके साथ कुछ गलत काम किया या इस टाइप की चीज़ें बताता, तो उसकी निशानदेही पे हमको यहाँ पर कुछ बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है। बाकी भी यही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो चीज़ें उसकी बात की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने धर्मांतरण और वेलहम कॉलेज को लेकर सवाल उठाए हैं। अपने आश्रम में प्रेस वार्ता कर उन्होंने आरोप लगाया कि देश में हिंदू धर्म के लोगों को खतरा है, बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्होंने धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि देश में ईसाई मिशनरी और इस्लामिक संगठन बड़ी संख्या में हिंदुओं के धर्मांतरण का काम कर रहे हैं और अब इस्लामिक देशों की दृष्टि भारत पर है। कार से जम्मू कश्मीर में हमारी 2 बहनों को सरेआम बंदूक की नोक पर बलात् धर्मांतरण उनका किया गया और उनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति से उनका निकाह किया गया। मैं इसकी निंदा करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार केंद्रीय विधेयक धर्मांतरण विरोधी विधेयक एक पार्लियामेंट में पास करे। तो वहीं हरिद्वार में पर्यटन से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से पर्यटन पर रोक लगाई गई थी, जिसके चलते व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, पर्यटन से जुड़े लोग और कांग्रेसियों ने मिलकर विरोध जताया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने शव यात्रा भी निकाली। इस दौरान व्यापारियों ने राज्य सरकार पर पर्यटन की हत्या करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे डाली है।
देखिए भाई साहब, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश से चारधाम यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी बात को सही से नहीं रखा। हाई कोर्ट ने जो इससे इफेक्टेड लोग हैं, हम लोगों को एक्स पार्टी मानते हुए हमारे खिलाफ भी एक आदेश दे दिया। व्यापारी बंधुओं द्वारा खास करके ट्रांसपोर्टर जो हैं चार धाम यात्रा में, उनका बड़ा भारी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उन्हीं की टैक्सी गाड़ियां सब संचालित होती हैं हरिद्वार से। मेरा इसमें ये मानना है, व्यापारी बंधुओं ने, मैं भी उसमें शरीक था पहले एक दिन पूरे हरिद्वार में यात्रा निकाली गई थी और आज सब यात्रा सरकार की। 1 साल के लगभग ट्रेनें बंद रही, उसके बाद ये कोरोना आ गया। कोरोना भी हर बार सीजन में ही आता है, जहां मार्च अप्रैल आया और कोरोना आया, इस बार भी सीजन के समय फिर मार्च अप्रैल से जो है बाजार बंदी और ये बंदी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक सैनिक की सीमा होती है, एक आदमी के पास जमा पूंजी की सीमा होती है। तो वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आगामी 10 जुलाई को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। जिले के 5 स्थानों पर यह अदालतें आयोजित होगी। इसी कड़ी में सिविल जज सुधीर कुमार सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि अदालत का आयोजन जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गैरसैंण और थराली स्थित न्यायालयों में भी किया जाएगा। इस दौरान कई ऐसे मामलों का निस्तारण होगा जो सुलह और समझौते के आधार पर हो सके। इसके अलावा ये कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों का समाधान इस लोक अदालत में कराना चाहता है, वह किसी भी कार्य दिवस में संबंधित अदालतों में जाकर आवेदन कर सकता है। आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के तत्वावधान में उत्तराखंड राज्य के सभी जिला न्यायालयों और आउटलाइन कोर्ट्स में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो क्रिमिनल कंपाउंडिंग केसेस हैं, फौजदारी के मामले जिनमें सुलह समझौते हो सकते हैं, जो मोटर दुर्घटना के मामले हैं, MSCT के केसेस हैं, जो किराएदारी से संबंधित मामले हैं, जो भरण पोषण, महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित मामले हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत जो मामले हैं, इसी तरह से अन्य दीवानी मामले जो हैं, सिविल केसेस जो चल रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया है। दरअसल आम पार्टी का यह कहना है कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड आंदोलनकारियों की अहम भूमिका रही है, जिसके चलते सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिया जाए। साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से 2018 में एक अध्यादेश लाकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण निरस्त कर दिया था, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में आंदोलनकारियों को फिर से सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में सन 2011 से विचाराधीन था और तब से लेके अब तक, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, इन्होंने बहुत लचर पैरवी करी और मार्च 2018 में ये जो निर्णय ये निरस्त कर दिया गया। तो वहीं हल्द्वानी में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य पर प्राधिकरण ने शिकंजा कस दिया है। प्राधिकरण अधिकारी और नगर आयुक्त ऋचा सिंह की तरफ से लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। इसी कड़ी में कोई अवैध दुकानों को सील भी किया जा रहा है। तो वहीं नगर मजिस्ट्रेट का यह कहना है कि अवैध निर्माणों को लेकर हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, लगातार प्राधिकरण की टीम के द्वारा शहर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या आवासीय हो, उस पर लगातार नज़र रखी गई है। कुछ काम नोटिस दिए गए थे, रुकवाए गए थे, चालान किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जिनके द्वारा बिना पास कराए नक्शा कार्य किया जा रहा था, उन ऐसी 5 दुकानों को आज सील किया गया है। इसके अलावा एक आर्य समाज के पास भी एक जो दुकानें बन रही थी, उसमें भी सील की कार्रवाई की गई है।
तो वहीं लक्सर में खानपुर एसएसपी के निर्देश पर जनपद में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व थाना अध्यक्ष अभिनव शर्मा ने किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों से नशीले पदार्थ के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराते हुए नशा त्यागने की अपील भी की गई और साथ ही नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का सहयोग मांगा गया। तो वहीं थाना अध्यक्ष अभिनव शर्मा ने कहा कि नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और साथ ही नशा करने वाले व्यक्ति की समाज में भी कोई इज्जत नहीं रहती है। ये आजकल उच्च अधिकारीगणों के आदेशानुसार दिनांक 26/6/2021 से लेकर 10/7/2021 तक ड्रग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों द्वारा ऑडियो विजुअल क्लिपिंग बनाकर गांव देहात में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी पर्यटन सीजन और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बातचीत की गई है और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही समस्याओं का समाधान देने के आदेश दिए। इसी के अलावा पेयजल निगम की तरफ से क्षेत्र में डाली जा रही पेयजल की लाइनों को डालने में हो रही लापरवाही को लेकर भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। में निश्चित किया है कि जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आई तो बच्चों पर अटैक होगा। हमने उसकी तैयारी कर ली है। बच्चों के लिए 5 बेड हमने तैयार कर दिए हैं, जो बच्चों के वेंटिलेटर वो यहाँ पर मंगा दिए हैं। बाकी जो और इक्विपमेंट्स हमारे पास लगभग पूरे हैं। ऑक्सीजन का प्लांट हमारा लगने वाला बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। रामनगर के लखनपुर चौक स्थित शहीद पार्क में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को सबसे पहले नमन किया और 2 मिनट का मौन रखा, जिसके बाद उन्होंने आंदोलनकारियों के हक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। तो वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने यह कहा कि जिन आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत अलग अलग विभागों में नौकरी दी गई, कोर्ट ने उस आरक्षण पर रोक लगाने का फैसला लिया है और स्टे लेने की जगह या कानून बनाने की जगह सभी विभागों को आंदोलनकारियों को हटाने के फरमान जारी कर दिए हैं, जो सीधे तौर पर उन जवानों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। ऋषिकेश में कांग्रेसी नेता दीपक जाटव पर एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल आरएसएस कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेसी नेता ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेसियों में उबाल आ गया। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी सत्ता में रहकर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम कर रही है। आज समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दीपक जाटव के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है सोशल मीडिया पे आरएसएस के खिलाफ आपत्ति करने के विरोध में। और जहां अगर आप देखने को मिलेगा, हमने उसका विरोध जताया है कि आज अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप छीनने का काम करेंगे तो वो गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार का दुरुपयोग कर रही है, अपनी सत्ता में होने का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं पर लेकर नेताओं तक मुकदमा दर्ज कराने का जो झूठा काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। आरएसएस के एक व्यक्ति ने एक बलात्कार किया तो कांग्रेस के एक व्यक्ति ने उसको सोशल मीडिया पर दिखाने का काम किया। यदि उसने गलत दिखाया तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा कराता वहाँ से जिसके खिलाफ उसने लिखा था। तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर आए दिन वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामे के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश में वैक्सीन लगाने के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों ने वैक्सीनेशन ना होने पर हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने लोगों को ये कहकर वापस जाने के लिए कह दिया कि अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही चिकित्सालय के सीएमएस का घेराव करने की कोशिश भी की।
हाँ जी, मैं उमा दर्ज हूँ, यहाँ सेल टैक्स ऑफिस में हूँ मैं। यहाँ पर डेली यहाँ पर बेको बना जा रहे हैं, कल आइए परसों आइए, डेली मोबाइल में 4 मैसेज आ रहे हैं कि आपकी कल की डेट है, कल की डेट है। कल मैं आए यहाँ पर तो कल उन्होंने कहा कि आप 7 बजे आइए, आपका वैक्सीन बिल्कुल लग जाएगी। सुबह 6 बजे हम यहाँ पर आ रखे, पूरी जनता यहाँ पर खड़ी होकर भीड़ काफ़ी हो गई थी। उस वक्त कोई बोर्ड नहीं लगा रखा इन्होंने कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। केवल एक ही एम होता है कि जो उनकी समस्या है उसको रखें, उस सामने वाले को सुन नहीं पाते ज़्यादा। आज भी यही व्यवस्था हुई। वैक्सीन जो होती है वो जब आती है तो उसका डिक्लेरेशन हो जाता है पहले, लेकिन संभवतः जो कोविशील्ड थी उस वैक्सीन नहीं आ पाई। चूँकि नहीं आ पाई और लेट उसका समाचार मिला सुपरवाइज़र को। शहर के बीचों बीच कई दशक से बने कचरे का पहाड़ ऋषिकेश के लिए बदनुमा दाग बना हुआ है। ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई की कोशिशों के बाद भी कूड़े के पहाड़ का निस्तारण शुरू हो गया है। दरअसल नगर निगम की महापौर ने कूड़ा निस्तारण योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत डंपिंग ग्राउंड में हाईटेक मशीन लगाई गई है, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। तो वहीं सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक अलग अलग शिफ्टों में कर्मचारी काम किया करेंगे। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर कूड़े का पहाड़ शहरवासियों को नजर नहीं आएगा। मशीनों अलग अलग जगहों से मशीनें। तो वहीं ऋषिकेश में एक क्लब की 3 सदस्यीय टीम एम्स के डॉक्टर्स को सम्मानित करने पहुंची, जहां एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने आए दिन हो रहे डॉक्टर्स पर हमले और दुर्व्यवहार को लेकर सरकारी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि डॉक्टर्स के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार का सबसे बड़ा कारण सरकारी सिस्टम की तरफ से दी जाने वाली अधूरी सुविधाएं हैं। अगर सरकारी सिस्टम की ओर से अस्पतालों को पूरी तरह से सुविधाएं दे दी जाए तो मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स के बीच किसी भी प्रकार की अभद्रता संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। कि फर्स्ट बी अ ह्यूमन बीइंग देन बी अ डॉक्टर। एक तो ये भी कमी है कि कहीं ना कहीं ये भी कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट जो मेरे ख्याल से जनता में मेन समस्या है वो इलिटरेसी की है कि काफ़ी जनता इलिटरेट है और इलिटरेट होने से नुकसान कुछ और हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि वो किसी काम धंधे में नहीं। तो वहीं हरिद्वार जनपद में गर्मी के पारे के साथ साथ चुनावी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसके चलते चुनावी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन भी अब कमर सके हुए नजर आने लगे हैं। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक मतदान सूची तैयार की जा रही है। तो वहीं नारसन ब्लॉक के कुछ गांव में मतदान सूची से ग्रामीणों को ने नाम गायब होने की शिकायत की है। ग्रामीणों का यह कहना है कि जब वह इसी गांव के निवासी हैं और संपत्ति भी उनके नाम है तो उनका नाम वोटर लिस्ट से किस आधार पर काटा गया। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में लोगों को मतदान से वंचित करना मानव अधिकार का हनन है। रुड़की की एक कॉलोनी में बने एक मकान में एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला को गोली मारने के बाद पुरुष ने खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। न्यूज।